हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दी पंडित्स का जो वीकली मॉक होता है, जो सभी के लिए फ्री होता है, मॉक 10। ये मॉक जो है 6 और 7 जुलाई को ओपन अप हुआ था, सैटरडे और संडे। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग। पहले मैथ डिस्कस करेंगे, फिर कमल सर रीजनिंग डिस्कस करेंगे। तो क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं इसके अंदर, हम टफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और कई क्वेश्चन हैं जो टफ नहीं है लेकिन उसके अंदर डिस्कस करने के लायक कुछ चीज़ें हैं, आपको सिखाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर ये रहेगा कि भाई पहले आप मॉक को अटेम्प्ट करो, डायरेक्टली ये वीडियो मत देखना। मैं क्या सोचकर हम इस मॉक को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने पहले अटेम्प्ट किया होगा, फिर उसके जो टेक्स्ट सॉल्यूशन मॉक के साथ होते हैं फिर आपने वो देखे होंगे। और आजकल जैसे ही आप इस टेस्ट को सबमिट करते हो तो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं साथ के साथ। तो उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है। और एक और बात, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर अगर आप टेस्ट को साथ के साथ सबमिट हम करते हैं तो दूसरे बच्चे उसके सॉल्यूशन देखकर ऐसे ही मतलब उसके सॉल्यूशन देखकर उसका दोस्त मॉक टेस्ट दे देगा, उसके आंसर देख लेगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। इससे जो रैंक है वो अच्छी नहीं निकल पाएगी। तो भाई लोग ऐसे भी हैं कि मॉक टेस्ट देंगे, एक और लैपटॉप खोलेंगे, जीके के सारे उत्तर ठीक कर देंगे हैं, या फिर 2 दोस्त या 3 दोस्त बैठ के मैथ को सॉल्व करने लग जाएंगे। तो जिस बंदे ने ऐसे काम करने हैं, तुच्छ हरकतें करनी है, उसको नहीं रोक सकते। तो आप रैंक को उतना दिल पर मत लगाया करो। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो आपको रैंक दिखती है वो फ्लोड ही होती है, यानी कि उसके अंदर फ्लो होता है, कमी ही होती है, लोग ये हरकतें करते हैं। आप सिर्फ अपने मार्क्स देखो, उनको एनालाइज करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये जो मॉक टेक्स्ट सॉल्यूशन देखने के बाद भी आप डिस्कशन के अंदर आओगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आप सॉल्यूशन तो देख चुके हो, तो कई तो आपको सॉल्यूशन बेटर मिल जाएंगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से। और दूसरा, जो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, कब किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, ये वीडियो एक यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है मैंने, ये इस वीडियो का नाम है, इसको एक बार देख लेना। इसके अंदर जो मॉक को अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है वो दी बेस्ट तरीका है। ठीक है, उस तरीके से अगर आप मॉक को अटेम्प्ट करेंगे तो उससे बेटर तरीका नहीं है। आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे जितने की आपने तैयारी की है। अब आपने तैयारी 80% की करी है तो 81% तो आ नहीं सकते। हाँ, जितने की आपने तैयारी करी है उतने नंबर ले आओगे अगर इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट भी होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो ये एक बार देख लेना, पहले नहीं देखी है, तभी इन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे जो आपको गाइडेंस दी जाएगी उससे। ठीक है भाई, और कोई भी आपका सुझाव है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अपना टेलीग्राम चैनल है E1 कोचिंग सेंटर, टेलीग्राम के ऊपर जैसे इसके ऊपर ये शेयर किया था हमने, इस मॉक का लिंक शेयर किया था कि भाई यहाँ से मॉक दे लो और कल को हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी, जो भी अपडेट्स हम देना चाह रहे हैं काम की वो आपसे मिस नहीं होंगी। जैसे उससे पहले CPO का वो आए थे अभी आंसर की, तो सबसे पहले इसके ऊपर ये डाल दिया था हमने, सबसे पहले कि CPO की आंसर की आ गई है। और उसके नीचे जो इंग्लिश हिंदी में जितनी भी शिफ्ट हैं उन सब की कंपाइलेशन डाल दी थी। और आगे जैसे उससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपके रिगार्डिंग फेज 12 की जो आंसर की आई थी वो तो डाली ही डाली थी। जो टॉप क्वेश्चन थे फेज 12 के मैथ के, उनकी वीडियो बनाई और यहाँ पर आपको PDF दे दी। तो ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, हम वर्थ डिस्कसिंग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पहले टेक्स्ट सॉल्यूशन देखे हैं, उसके हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, हम एफिशिएंट डिस्कशन कर पाए, फालतू की चीज़ें मैं ना डिस्कस करूँ। तो ये अज्यूम करके चलूंगा। अटेम्प्ट किया है, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखें, फिर आप ये देख रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। नंबर 1, अगर कोई बंदा अनकंफर्टेबल हो तो इसे मार्क एंड रिव्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं। अगर आप अनकंफर्टेबल हो, दिख रहा है यार लंबा है, मैं बाद में करना चाह रहा हूँ, स्किप मत करो।
मार्क एंड रिव्यू का क्या मतलब है यार, हो सकता है ना, स्किप का मतलब होता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, स्किप का ये मतलब होता है जस्ट स्किप करने का, मार्क ना करने का। तो स्किप तो नहीं करेंगे, भले ही लंबा दिखे, क्या पता है आसानी से हो जाए, अदरवाइज आसानी से होने वाला ही क्वेश्चन है, लिए करते हैं। देखो, ए रिटेलर अनाउंसेस ए डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्क्ड एट रुपीज 92,000। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्केट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से 70% नीचे है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस को मान लूँ 100, तो कॉस्ट प्राइस इससे 70% नीचे है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जी 30, इससे 70 नीचे। ओके, ही ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू द बायर। नहीं, ऊपर भी बोल रहा था, फर्दर डिस्काउंट बोल रहा है, तो ऊपर भी एक डिस्काउंट है ना। ए रिटेलर अनाउंसेस ए डिस्काउंट ऑफ 30%, तो उसने 30% का डिस्काउंट अनाउंस किया है, तो 100 रुपये के ऊपर देगा डिस्काउंट, तो वो 70 रुपये में बेचेगा। ठीक, 30% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। उसने बोला है कि यार एक और 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने मेंबरशिप कार्ड बनवा रखा है तो। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद द मेंबरशिप एंड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड। देखो, अगर कोई बंदा मेंबरशिप कार्ड लेगा तो उसको आगे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसमें से 20% और कम कर दो, या फिर डायरेक्टली 80% निकाल लो इसका, 8 7 56, तो 56 रुपये में चीज़ पड़ेगी। किसी के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो सिर्फ 30% का डिस्काउंट मिलेगा, 30 रुपये की चीज़ है 70 में पड़ेगी उसको, वो दुकानदार को 30 रुपये में पड़ी है वो। अगर मेंबरशिप कार्ड है तो 20% और कम हो जाएंगे, तो 56 रुपये में पड़ेंगी। अब ये बोल रहा है कि जो द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर, रिटेलर का जो प्रॉफिट है विद मेंबरशिप एंड स्कीम, मेंबरशिप एंड स्कीम के साथ जो उसका प्रॉफिट है तो कितना है, मेंबरशिप एंड स्कीम के साथ 56 में बिक रही है चीज, तो उसका प्रॉफिट है जी 26, 30 की लेके 56 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये जो 26 है, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप। विदाउट मेंबरशिप वाले को वो 70 में देगा, ये तो मेंबरशिप वाला डिस्काउंट था, तो तब उसका प्रॉफिट 40 का है। तो ये 26 जो है, इस 40 का कितने परसेंट है, तो 26/40 गुणा में 100, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 से जाएगा जी 13 पर, 13 5 65। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ये आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट राउंड में आप कर लोगे शांति से। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो हमेशा शांति से करने हैं। इन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप बार बार करते हो, कई बार उत्तर मैच नहीं होता है तो बार बार करते हो, उत्तर मैच हो जाएगा और सिली मिस्टेक होगी तो और गड़बड़ है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में तब कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप फर्स्ट टाइम दूसरों से 10 सेकंड ज़्यादा लेकर भी कर लोगे, 15 सेकंड ज़्यादा भी लेकर कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, नंबर तो आ जाएंगे अपने। आगे बढ़ते हैं, ईजी है क्वेश्चन। रोहित एंड मोहित कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 and 20 days। रोहित स्टार्ट्स द वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। जल्दी से बता देता हूँ, ईजी है क्वेश्चन। रोहित 30 दिनों में करता है, मोहित 20 दिनों में, टोटल वर्क 30 और 20 का एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 दिए 60। ये बोल रहे हैं रोहित स्टार्ट करता है तो पहले दिन 2 यूनिट काम होगा, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, हर 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। तो बोल रहे हैं 75% काम, तो इसका 75% यानी कि इसका 3/4 यानी कि 45 यूनिट काम करना है। ठीक है, 5 यूनिट काम को करने में 2 दिन लग जा रहे हैं, तो इसके अंदर 5 यूनिट काम कितनी बार आ जाता है, 9 बार। 5 यूनिट काम को एक बार करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो ऐसे 9 बार आ गया, तो 9 दूनी 18 दिन लगेंगे। इजी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम में कर लोगे, सिर्फ ऑल्टरनेट डेटा इसलिए करवाया, अदरवाइज इजी है, कुछ है ही नहीं। ठीक, ये भी बहुत ही इजीली कर लोगे। उन व्हीकल्स की स्पीड जिनकी 60 से ज़्यादा है, तो 60 से ज़्यादा इन सबको जोड़ दोगे, दैट्स इट। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाओ। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये भी आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी और पी भी टेंजेंट्स है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए पी भी 36 है, तो मुझे बता दो भाई ओ ए बी क्या होएगा, ओ ए बी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये क्या है, ये रेडियस है ना भाई, हाँ जी,
और ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस में तो 90 डिग्री का होता है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो ये 36 है, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होते हैं, हाँ जी सर बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल फिर इक्वल होंगे, आइसोस्केलस हो जाएगी, जी हाँ। 180 में से 36 गया, 144 का आधा 72 ये है, 72 ये है, तो ये पूरे 90 डिग्री के एंगल में से 72 घटाया तो ये 18 है। उत्तर इज इक्वल टू दिस। आपको ये वाली टेक्निक्स भी मिल जाएंगी कि भैया ये 36 है तो इसका आधा ये होता है 18। उन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, ये होता है हमेशा आधा, बट ये छोटी मोटी बातें हम रटेंगे नहीं। जैसे मैंने बताया ऐसे निकाल लोगे ना मोर देन एन पे, नहीं तो उसको कहीं और लगा दोगे आप रटोगे तो। ठीक है, इजीली कर लोगे या मैं नहीं करवाऊंगा, आगे बढ़ते हैं जी। ये भी आप इजीली कर लोगे कि भाई कितने दिनों में इतने रुपए हो जाएंगे इतने रुपए से, इजीली कर लोगे। आगे बढ़ रहा हूँ, ये भी आप इजीली कर लोगे, बट रेस के क्वेश्चन आजकल कई आ रहे हैं तो ये मैं करवा देता हूँ। P gives Q a head start of 2 सेकेंड इन ए 400 मीटर रेस। तो P ने Q को 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया है, 2 सेकंड। 2 सेकंड के हेड स्टार्ट का क्या मतलब होता है कि उसने उसको 2 सेकंड तक भागने दिया, फिर वो भागा कि 2 सेकंड भाग ले जितना भी तरह से भागा जाए, ठीक। बट बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम पर फिनिश किया, ठीक है जी। दोनों, ये 2 सेकंड पहले भाग चुका था, फिर P भागा, दोनों यहाँ इकट्ठे पहुंचे। फाइंड द टाइम टेकन बाई P टू फिनिश द रेस। अगर Q की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो Q का टाइम निकालो जल्दी से। डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। 200 सेकंड टाइम लगा है किसको, Q को। Q ने 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है या 2 सेकंड कम। देखो Q पहले भाग लिया था 2 सेकंड, उसको वो 2 सेकंड तो मिल ही गए। जब P भागा तो भी वो भागता रहा, Q को 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं। तो अगर Q को 200 लगे हैं तो इसमें से 2 घटा दो, उसको 198 लगे होंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन में कहीं ना कहीं 202 भी गिवन होता ना, तो मुझे पक्का पता है कई बंदे उसको भी मार कराते हैं, ठीक। ये मैं करवा दूंगा भाई, इजी है वैसे, कुछ है नहीं। द प्राइस ऑफ, काफ़ी पुराना ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई R%। पहले R% बढ़ा दिया, नए प्राइस को R% घटा दिया, और जो लेटेस्ट प्राइस है वो 1 है। तो मैंने मान लिया पहले जो प्राइस था वो था P। जब आप R% बढ़ाओगे तो चीज़ 100 से 100 प्लस R हो जाएगी, फिर R% घटाओगे तो चीज़ 100 से 100 माइनस R हो जाएगी, इतने गुना हो जाएगी, और ये है 1। इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू, ये जो नीचे है ये उधर ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100 10,000, और इन दोनों की गुणा इधर नीचे आ जाएगी, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर है भाई साहब 10,000 माइनस R का स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म बात। बढ़ जाऊं आगे। तो इसने बोला है ट्रायंगल की 3 साइडों की ये लंबाई है, तो बताओ कौन सा करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, अब तक अपने पास कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया है। एक ही क्वेश्चन आया है कि भाई अगर लेंदी लग जाए तो हम मार्क एंड रिव्यू कर देंगे। स्ट्रेटजी भी मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। फिर आपने करना क्या है, जो भी मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना कि इसके साथ ऐसे कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे, तो आपने एनालाइज करना है कि जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसमें कोई कमी तो नहीं रही, या जो मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ आपने वैसे ही किया। बिल्कुल डिट्टो नहीं, 1-2% ऊपर नीचे चल जाएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं एक एवरेज स्टूडेंट बन के, एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मान के अपने डिसीजन बता रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा। तो उससे आपने एनालाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस, ठीक। ओके, बहुत ही ईजी है ये भी, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड की लंबाई गिवन है, तो अगर आपको थर्ड साइड की लंबाई निकालनी है, या फिर मैं ये बोलूँ थर्ड साइड की भी छोड़ो, ट्रायंगल की कोई भी साइड हो उसकी लंबाई बाकी 2 साइड्स की लंबाई के डिफरेंस से तो बड़ी होती है, ठीक है। जो डिफरेंस है बाकी 2 साइड का उससे तो बड़ी होती है, और उनके सम से छोटी होती है ट्रायंगल की किसी भी साइड की लंबाई। तो 2 साइड की लंबाई है 24 और 29, इनका डिफरेंस है 5। तो जो तीसरी साइड है उसकी लंबाई डिफरेंस 5 से तो बड़ी होगी, और इनका सम है 53 से छोटी होगी। 5 और 53 के बराबर नहीं हो सकती, जस्ट इनके बीच में होगी, इनके बीच में। यानी कि y की वैल्यू ये सारी हो सकती है, यानी कि 5 इज लेस देन y इज लेस देन 53। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए आपको पहले। आगे बढ़ते रहे भैया, इजी क्वेश्चन है बट फिर भी मैं कराऊंगा, आजकल चोर पुलिस का बहुत पूछ रहा है वो।
ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। जस्ट इसको फील करो, 400 मीटर दूर खड़ा है थीफ, ठीक है जी। थीफ ने भागना स्टार्ट कर दिया, पुलिसमैन ने उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स। आपने यहाँ पर सिर्फ पता है क्या देखना है, देखो पहले उन दोनों के बीच में फर्क कितना था, 400 मीटर का। ये बोल रहे हैं 12 मिनट बाद कितना फर्क होगा, तो आप सिर्फ ये देख लो 12 मिनट में कितना गैप कवर कर लेंगे वो। इन दोनों के बीच में 400 मीटर का गैप है, ये चोर है, थीफ है, ये पुलिस है, तो 12 मिनट में कितना गैप ये कवर कर लेंगे जो ये 400 मीटर का है। तो ये गैप कवर करने के लिए पुलिस की जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो लगती है। थीफ की स्पीड है 20, पुलिस की स्पीड है 21, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गैप कवर होगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट में कितना ही भाग लेगा बंदा। इस गैप को कवर करने के लिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 12 मिनट होते हैं भैया 1/5 1 घंटे का करने को। तो ये अपना टाइम है और मेरे पास स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आ जाएगा, बट डायरेक्टली निकल रहा है। 12 मिनट है 1/5, 60 मिनट का 1 घंटे का 1/5, तो वो 1 घंटे में 1000 मीटर जा रहा है, तो 1/5 टाइम में 1000/5 200 मीटर जाएगा। तो 12 मिनट में वो 200 मीटर का गैप कवर कर लेगा, तो बाकी 200 मीटर का रह जाएगा। अगर वो 300 मीटर का कर लेता तो 400 माइनस 300 100 का रह जाता, ठीक। ये भी भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपको एक और बात बताऊं, मान लो इन्हीं वैल्यूज पर वो सेट कर दे, क्योंकि कई बार इन्हीं वैल्यूज पर भी उसने सेट किया है। ये 216 है ना, 6 का क्यूब है, तो ये है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसमें से एक 6 रख लो। ये है 6 छके 36, 9 चौके 36। वो कई बार 6 4 और 9 इन वैल्यूज पर क्वेश्चन सेट कर चुका है एग्जामिनर। देखो 4 4 10 और 9 19, और 2 2 की गुणा करके चेक करोगे तो ये भी यही आएगा, तो इजीली हम ये बता सकते हैं। बट ये रटने वाली बात होगी, वैसे ही बता रहा हूँ, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, ओके। तो वैसे आप इजीली कर लोगे। एक बार बता देता हूँ बस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या फिर ये जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है उसी तरीके से मैं बताऊंगा, ये मैं नहीं बता रहा, आगे बढ़ रहे, एक्स्ट्रा गेन नहीं होएगा। द फॉलोइंग पाई चार्ट। और एक और बात, कई बच्चे बोलते हैं कि सर जो इजी क्वेश्चन है वो भी हमें बता दो। एक तो आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है, उसे देख ही लोगे, उससे अलग कुछ होगा, कुछ सिखा पाऊंगा तो ही बताऊंगा, टाइम वेस्ट क्यों करूं। और ये क्वेश्चन नंबर मैंने इसीलिए लिखे हैं कि किसी को कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेगा, भाई मैथ के 13वें क्वेश्चन में, रीजनिंग के 12वें क्वेश्चन में ये बात है, आपस में आप डिस्कस भी कर लो, कोई बात रह जाए तो। जो जरूरी बातें वो सारी मैं कवर कर रहा हूँ, जितने की जरूरत है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो टोटल स्पेंडिंग एक देश की इतनी है भाई, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कितना कितना खर्चा कर रहा है टूरिज्म के ऊपर, इसका 15%, इसका 14%। वो पूछ रहा है स्पेंडिंग ऑफ ई एंड एफ, तो ई और एफ की जो भी परसेंटेज है उनको हम जोड़ेंगे, 30% है, और इसका 30% उत्तर, खत्म। इजी है, इजीली हो जाएगा। यह भी इजी था, हो जाएगा, रिपीटेटिव है, होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सिंपली आपने वैल्यूज रखनी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। सिंप्लीफिकेशन टाइप का इक्वेशन है। जब भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज पुट करनी है, tan 60 cos 30 secant 45 ऐसे, तो हमेशा शांति से करोगे, ध्यान रखो, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो बार बार करते रह जाओगे। एक बार तसल्ली से शांति से बिना हड़बड़ाहट के कर लो, एक बार में निकाल लो, बढ़िया रहेगा। इजी है, कुछ नई चीज़ है नहीं इसमें बताने को, इस चीज़ का ध्यान रखो। नेक्स्ट, ये भी इजीली कर लोगे, आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 48 का जो वर्ग है दैट इज इक्वल टू 288 एंड एक और नंबर n की वैल्यू निकालनी है, काट पीट लो यहीं पे। ये बता देता हूँ मैं आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1035 डिग्री। देखो ठीक है, मान लो ये एंगल है भाई 45 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हो गया अपना 60 डिग्री का, ऐसे देख पा रहे हो, जितना ज़्यादा मुंह खुलेगा। ये एंगल हो गया अपना 90 डिग्री का, तो ऐसे मैंने ये रिप्रेजेंट किया, आपने पहले भी ये देखा होगा सिस्टम, ठीक है।
ओके जी। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है, अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बोलूंगा, 150 डिग्री का करना है तो ऐसे बोलूंगा, ठीक है, 90 प्लस आगे 60। ऐसे ही अगर मुझे 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये एंगल रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पर आएगा, तो यहाँ से 360 ऐसे पूरा चलेगा और फिर उसके आगे 45, यानी कि यहीं पर आ जाएगा। 360 में एक पूरा चक्कर पूरा होगा, फिर 45, यानी कि अगर मैं ये भी बोल दूं 2 × 360 प्लस 45, तो अब क्या करोगे, एक बार 360, एक और बार 360 और एक और 45। तो 360 का जो भी मल्टीपल है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप वहीं पे आ जाते हो, ठीक है। तो 360 के सारे मल्टीपल आप इसमें से इग्नोर कर सकते हो जब भी 360 से बड़ा एंगल आए, ठीक है। तो इसको आप 360 से डिवाइड कर सकते हो, तो 360 से इसको डिवाइड कर दो 1035 को, 36 दूनी 72, 720, ये हो गया 5। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप इसको इजी करना चाह रहे हो, मैं जो करता हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ। 360 है क्या, 360 है जिसके अंदर 4 बार 90 है, 1 2 3 4, भाई 4 टुकड़े, 4 बार 90 को मिलाओगे 360 आएगा। तो मैं 360 से नहीं, मैं एक्चुअल में 90 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि फिर 9 से ही डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पर है तो जीरो ही। तो 90 एकम 90, ठीक है, 13, और 90 तीये, तीये नहीं, 90 दूनी या 90 एकम 90 फिर से, ठीक है, तो ये हो गया 45। तो मुझे पता है 90 जो है वो 11 बार आ गया, और मुझे पता है कि 90 अगर 4 बार आएगा, 90 अगर 4 टाइम्स आएगा तो वो तो वेस्ट ही हो जाएगा, उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो 90 अगर 4 बार आए या 8 बार आए मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये 11 मैं इसको डायरेक्टली देख रहा हूँ यार, 4 से भाग करूँ, 4 दूनी 8 और 3, तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो एक्चुअल में हो क्या गया, ये इसको मैंने इग्नोर कर दिया। 90 अगर 4 बार आए, 8 बार आए, 12 बार आए, ठीक है। बताने में ये लेंदी लग रहा होगा, लेकिन खुद करोगे तो ये कम टाइम लेता है और बिना गलती के हो जाता है, ध्यान से अगर हम करें तो 90 थी है 270 प्लस 45, तो देखो 270, 90 90 90, तो 90 अगर 3 बार है तो 1 2 3 क्वाड्रेंट, और यहाँ पे 45 ये। इसी को मैं मन ही मन में ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ से 45 दूर देख लो या यहाँ से 45 दूर देख लो, कैसे भी देख लो, एक बार हमें लोकेशन पता लग जाए। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 30 डिग्री दूर, तो आप बोलोगे यहाँ से 60 डिग्री दूर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके जी, ओके गाइज। तो मुझे पता है 360 डिग्री माइनस 45, मुझे तो इस एंगल पे पहुंचना है ना। इसको मैं बोलूँ 270 प्लस 45 या 360 प्लस 360 माइनस 45, तो उसका मतलब हो गया साइन 360 माइनस 45। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके रिस्पेक्ट में एंगल को ले लूँ, क्यों, क्योंकि फिर फंक्शन नहीं बदलता, साइन की जगह साइन ही रह जाता है। हमें फिर ये वाला जो साइन है, एक तो ये वाला साइन है, एक ये वाला जो साइन है प्लस या माइनस, सिर्फ ये चेक करना होता है, यहाँ पर फंक्शन सेम रह जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ये आपने पढ़ा ही होएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पर सिर्फ कोस और उसका उल्टा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव है, तो उत्तर हो जाएगा -1/√2, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। दिस स्लांट हाइट ऑफ कौन इस दिस, ये आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आप इजीली कर लोगे, देर इज नो प्रॉब्लम माँ, ठीक है। पावर को डबल ही करना है। मैंने अभी क्या कुछ दिन पहले क्विक रिवीजन बैच की एक वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर अलजेब्रा की, वो ऑफ कोर्स आपने देखी होगी, नहीं देखी तो वो देख लेना, फिर ये कुछ लगेगा नहीं, मेंटली कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं, ये मैं करवा देता हूँ। देखो इसमें कई बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, जब आप इसकी पावर डबल करोगे ना, जब आप इसकी पावर डबल करोगे, कई बच्चे हो सकता है ऐसे लिखते हैं, देखो चाहे चीज ये हो या ये हो, जब आप पावर डबल करते हो ना तो आएगा हमेशा यही, पावर को डबल डबल 2 टाइम्स करना, 2 एक इवन नंबर है, जब भी पावर को इवन टाइम करेंगे तो हमेशा हमें यही मिलेगा, ये नेगेटिव वाला नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव पावर नेगेटिव बीच में लेना है और पावर इवन है तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज होएगा, हमेशा। ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर सकते हैं, देखो मुझे ये निकालना है मेनली,
पावर मेरे पास 1 है, एक बार पावर डबल करनी है और एक बार ट्रिपल, 2 3 6। तो मैं रास्ते में ये निकाल सकता हूँ या तो ये क्या होता है, ये होता है ये, ठीक है। इनमें से एक चीज तो मेरे पास गिवन है, ये रही 3√2। दूसरी कैसे आएगी, ये बड़ा भाई है, मैंने आपको बताया x+1/x, ये बड़ा भाई है, इस छोटे भाई के स्क्वायर से 4 बड़ा होता है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 दूनी 18 प्लस 4 22, तो इसका स्क्वायर है, उसके स्क्वायर से 4 बड़ा, इसका स्क्वायर 18 है तो इसका स्क्वायर 22, तो इसका स्क्वायर 22 है तो ये है √22। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखो √22 को मन ही मन में ऐसे देखो, आप इसको ऐसे देखा करो कि ये कि रूट के अंदर एक 2 है और एक 11 है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहीं पर एक 2 है और एक 11 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर एक 2 है। तो अगर दो चीजें सेम चीज 2 बार रूट के अंदर आ जाती है तो वो रूट से आजाद हो जाती है। तो √2 और 2, ये तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6√11। अब देखो ये माइनस वाला मिल गया मुझे, अब मुझे ये निकालना है, तो पावर को 3 गुना करना है बस। अब 3 एक ओड नंबर है, तो पावर को जब 3 गुना करोगे तो बीच में जो साइन है वही रहेगा। पावर को 3 गुना कैसे करोगे, माइनस वाले में सिखाया है मैंने आपको, इसके क्यूब में जोड़ोगे या घटाओगे, माइनस वाला है तो जोड़ोगे, इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ दो बस। तो 6 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब है जी 216। √11 का क्यूब क्या है, √11 का क्यूब है जी 11√11, इसके क्यूब में हमें जोड़ना है इसका 3 गुना 18√11। तो यूनिट डिजिट देख लो, यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 6, 8 से 14, एंड में 4 आएगा और √11 आएगा, खत्म। एक और तरीके से आप इसको कर सकते थे, कैसे, अगर आप मतलब यही निकालने की सोच लो भाई डायरेक्टली, a+b a-b लगा दिया मैंने, a² - b²। अब आपके पास ये है माइनस वाला, जी हाँ, तो यहाँ से मैं 3 गुना पावर करूँगा, और मुझे ये निकालना है तो मैं ये निकाल लूँगा और उसकी पावर 3 गुना करूँगा। तो ये आपको आनी चाहिए 3 गुना पावर करनी। इसकी 3 गुना पावर करोगे तो क्यूब में 3 गुना घटा दोगे, इसकी 3 गुना पावर करोगे तो क्यूब में 3 गुना जोड़ दोगे। तो जो अपनी अलजेब्रा की वीडियो क्विक रिवीजन बैच की उसमें सबसे पहले कराया है ये कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट है। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये भी आप इजीली कर लोगे भाई, टेक्स्ट सॉल्यूशन से कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा आपने शांति से करना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी, बस दैट्स ऑल। ओके, ये मैं करवाऊंगा आपको। ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 24 डेज। यहाँ पर एक छोटी सी बात भी बताऊंगा मजेदार, ए और बी, बी और सी, और सी और ए, क्या क्या है, 24 30 और 40, 120 एलसीएम आ जाएगा। 24 पंजे 120, ठीक है, और 30 चौके 120, और 40 थी 120, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि P इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज ए, ए जितना एफिशिएंट है उससे 4 गुना एफिशिएंट है, तो ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए ना। ए और बी मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। देखो, एक तो तरीका है इन सबको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आ जाएगा। तो आपको पता है a+b+c का डबल आ जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, a+b+c सारे मिलके 6 यूनिट करते हैं। अब किसी भी एक की यूनिट निकालो आप, देखो ए और बी दोनों कितनी करते हैं, 5, 5 में क्या जोड़ोगी 6, 1, तो सी का पता चल गया ना कि 1 यूनिट कर रहा है। उसके बाद इसको छोड़ दिया करो, इसका पीछा छोड़ दिया करो, ऊपर से ही आ जाएगा। सी अगर 1 कर रहा है तो देखो 4 में से 1 गया, बी 3 कर रहा होगा, बी अगर 3 कर रहा है तो 5 में से 3 गए, 2 कर रहा होगा। किसी भी एक की पता लग गई तो सबकी पता लग जाएंगी। एक तो ये तरीका है, उसके बाद बार बार यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं होती हमें। ओके, एक और तरीका ये है कि मेंटली निकाल लोगे आप। कैसे, किन्हीं भी 2 को पकड़ो, अगर मैं इन दोनों को पकड़कर इसको घटा दूं तो क्या होगा, देखो सोचो एक बार, ए और सी है इधर, उससे ये ए और सी तो कट जाएगा, सिर्फ 2 बार बी बचेगा। इन दोनों को पकड़ के आप ये देखो क्या रिपीट हो रहा है, तो 2 बार बी बचेगा, तो 2 बार अगर बी बचेगा तो मैं उसको हाफ कर दूंगा, तो सिर्फ 1 बार बी बच जाएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ जाएगी।
तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा कर दूंगा 3, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 3, तो 5 में से 3 गया 2। अब बी की है 3, तो 3 और 1 4, मतलब मेंटली मैंने कुछ लिखा भी नहीं, आ गया सब कुछ। आप ऐसे भी कर सकते हो। इसी के रिलेवेंट मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया होगा यूट्यूब पर कभी ना कभी, अभी क्विक रिवीजन बैच में प्लेन ज्योमेट्रिक वीडियो आएगी, उसमें फिर से बताऊंगा कि जब एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल होता है, जब आपको रिलेट करना उससे इसको, अभी ना समझ में आए तो भी उस वीडियो को देखना, कि अगर आपसे मैं ए पी की लेंथ पूछ लूँ है, तो ए बी और ए क्यू बराबर होते हैं, तो ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी बटे 2, सेम अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर भी 2 2 का समय। ये आपको समझ में नहीं आया, क्विक रिवीजन बैच में आ जाएगा, देखना। ठीक, ये क्लियर है भाई। अब उसने बोला पी की जो एफिशिएंसी है वो 4 गुना है किससे, ए से, तो 2 का 4 गुना, पी 8 यूनिट कर लेता है काम। क्यू की एफिशिएंसी हाफ है बी से, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो क्यू की 1.5 हो गई। आर की एफिशिएंसी 2.5 गुना है सी की एफिशिएंसी है 1, तो 1 का 2.5 गुना 2.5 टाइम्स 2.5 हो गया। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ पी क्यू आर वर्क टुगेदर। अगर ये इकट्ठा काम करे तो देखो 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 8 12, ये सारे मिलके 12 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिन लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, या आप इजिली कर लोगे मन ही मन में। यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान रखना कि जब भी वो डायमीटर पूछता है, सर्कल में याद रखो डायमीटर पूछा है, रेडियस हमेशा टिक करने से पहले देखो जब भी सर्कल का क्वेश्चन हो। पी एंड क्यू इन हाउ मेनी डेज पी क्यू आर वर्किंग टुगेदर। चलो देखते हैं ये पी और क्यू 12 15 और 18, मेरी नज़र पहले जाएगी इस पर, एलसीएम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एलसीएम में कैसे ले रहा हूँ, देखो 18 मेरे पास है, इसके अंदर 5 नहीं है, यहाँ से मैंने 5 उठाया, 18 5 90, तो 90 के अंदर किसकी कमी है, इसके अंदर एक 4 है, मैंने एक 2 भी दे दिया, 180 एलसीएम। तो 180 एलसीएम है पी प्लस क्यू, 12 15, 12 इंटू 15 180 होता है, क्यू प्लस आर 12 और आर प्लस पी 10। ठीक है, ये बोल रहा है अगर सारे मिलकर काम करें, तो जब सारे मिलकर काम करें, सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, तो अलग अलग पी क्यू आर की निकालनी जरूरी नहीं है ना, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो पी क्यू आर से डबल आ जाती है ना। कई बार बच्चे बेचारे फिक्स पैटर्न में फंस के तब भी निकालते रहते हैं जब सबके काम पूछ रहे हैं, तब क्यों निकालना, जोड़ो इनको, 27 37, तो ये सारे मिलके 37/2 यूनिट करते हैं, तो इसका 74% काम, तो इसका 74% क्या होगा, ये लो, इतने यूनिट काम करना है, रोज कितने यूनिट करेंगे, ये इतने यूनिट करेंगे, तो इससे डिवाइड खत्म। दो दूनी 4 18 के 72 और एक नीचे 10 है 7.2। बढ़ जाऊं आगे, तो अब तक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था क्या, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता था भाई कि आप ये देख कर कि यार ये क्या दे रखा, आप मार्क एंड रिव्यू कर देते और बाद में कर लेते। आपने फर्स्ट राउंड में अपना फ्लो नहीं तोड़ना, फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन के पीछे नहीं उलझना जिसमें आपको साफ साफ ना दिख रहा हो कि ये कैसे हो। मैं ये नहीं बोल रहा है मुश्किल, मुश्किल का है यार, ठीक है, बट हाँ अगर आपको ये पता है कि हाँ यार ये हो ही जाएगा दिक्कत है, तो फिर कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अपने हिसाब से बेस्ट हमने क्या करना है, ठीक है। अगर इसमें भी किसी को लगे कि यार पता नहीं कैसे होगा, तो मार्क एंड रिव्यू बाद में करो। अगर आपको लग रहा है पता ही नहीं कैसे होगा, तो स्किप, ये लग रहा है कि कर लेंगे बट अभी दिख नहीं रहा, मार्क एंड रिव्यू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे आप इसको देखोगे, ये एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक फॉर्मूला बेस आप बोल सकते हो, डायरेक्ट एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये लग रहा है पता नहीं कैसे होगा यार, तो फिर स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, होगा नहीं होगा एंड में देखेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं बता देता हूँ ये किसके ऊपर बेस्ड है। जब भी साइन की पावर E1 दे रखी हो है, E1 थीटा या जो भी है, प्लस में कोस की पावर E1 एंड थीटा दे रखी हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप ये रट के कैसे रखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मैं बता दूंगा कैसे रट के रखोगे। मान लो अपने पास एक नंबर है, इसको छोड़ो, जो साइन है ना, साइन, इसकी वैल्यू होती है 0 इज लेस देन साइन थीटा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बराबर भी ये हो सकता है, बट 0 और 1 के बीच में ही होगी साइन की वैल्यू।
ऐसे ही जो कोस है, कोस की वैल्यू भी, कोस की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते ये किसी भी एंगल पर। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेंगे, 0 के बराबर भी हो सकते हैं, 1 के बराबर भी, 1 से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो साइन और थीटा, साइन और कोस थीटा, तो मैक्सिमम टाइम देखो या तो ये 0 हो जाएंगे या 1 हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुए तो फिर ये क्या, यार मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, व्हाट एम आई स्पीकिंग, ये नेगेटिव डेफिनेटली हो सकते हैं। ये हो सकते हैं -1 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1 लेस देन इक्वल। आपको भी ये लगा होगा कि सर क्या बोल रहे हो। देखो, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है हमेशा। लेकिन अगर मैं इनकी पावर इवन कर दूं तो क्या होगा, क्या किसी भी चीज की पावर अगर हम इवन करें या फिर स्क्वायर करें तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। इमेजिनरी नंबर की हो सकती है, बट ये रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, इनकी नहीं हो सकती। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है। तो जब भी साइन और कोस की पावर इवन की जाएगी, इवन कुछ भी इवन की जाए, तो उनकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी हमेशा, या तो 0 के बराबर या 1 के बराबर या इसके बीच में। तो मैक्सिमम टाइम इनकी वैल्यूज क्या रहेगी, इनकी वैल्यूज रहेंगी कोई भी फ्रैक्शन, जैसे 2/3, 4/5, मैं रेंडमली बता रहा हूँ, एक से छोटी फ्रैक्शन। तो अगर कोई फ्रैक्शन एक से छोटी है, आपने उसकी पावर बढ़ा दी, आपने उसकी पावर बढ़ा दी, स्क्वायर कर दिया, तो वो छोटी हो जाएगी या बड़ी? करके देखो, 1/2 की पावर मैंने 2 कर दी तो 1/4 होगी, 1/2 की पावर मैंने 3 कर दी तो 1/8 होगी, बड़ी हो गई ना। हाँ जी सर। तो जब भी एक से छोटी फ्रैक्शन हो, उसकी हम पावर बढ़ा दे तो वो और छोटी होती जाती है, बड़ी कहाँ बोल रहा हूँ, और छोटी होती चली जाती है। 1/8 कितनी छोटी है 1/4 से? 1/2 से स्टार्ट हुए थे हम, पावर 2 करी तो छोटी, 3 करी तो और छोटी। ठीक है, और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों का सम 1 है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसका स्क्वायर कर दो साइन 4 थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दो कोस 4 थीटा, ये वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बेचारा, साइन स्क्वायर थीटा वो 0 और 1 के बीच में रहता है हमेशा। अगर वो इसके बीच में कहीं पर भी है तो वो 1 से छोटी वैल्यू है, उसकी पावर बढ़ाओगे तो वो छोटा हो जाएगा, कोस इसकी भी पावर बढ़ाओगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जितनी बड़ी पावर आप करते जाओगे ना, ये और छोटे होते जाएंगे। ये तो 1 के बराबर है, ये लेस देन 1 हो जाएंगे सारे हैं। तो सर आप 1 क्यों बोल रहे हो? इसका उत्तर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा मैं बताता हूँ। ये सारे 1 से छोटे होंगे, बस एक ही केस में ये 1 के बराबर हो जाते हैं। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 हो। मैंने क्या बोला है, इनकी वैल्यू 0 और 1 भी तो हो सकती है। थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे। थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो साइन 90 इज 1, 1 की कुछ भी पावर कर लो 1, कोस 90 इज 0। तो जब भी साइन और कोस की कोई भी इवन पावर होएगी, वो मैक्सिमम टाइम, वो मैक्सिमम टाइम लेस देन 1 होएगी, बट वो 1 के बराबर भी हो जाती है। मैक्स वैल्यू वो 1 अचीव कर देती है। कब अचीव करती है? जब थीटा जो है 0 और 90 होता है। मेरे ख्याल आगे से नहीं भूलोगे। तो ये डायरेक्टली इस चीज के ऊपर बेस्ड है भाई। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे। चलो ये भी बताओ, मान लो आप एग्जाम में गए, आपको ये याद नहीं, एक क्वेश्चन बच गया, थोड़ा सा टाइम बच गया, हम कैसे हैंडल करेंगे? तो देखो, इसका अधिकतम मान हमें पता करना है। तो अब क्या करोगे, कुछ भी 45 पुट कर दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू 45। तो 45 क्या है, 1/√2 की पावर 18 प्लस 1/√2 की पावर 18, यानी कि 1/2 की पावर 9 प्लस 1/2 की पावर 9। ये रूट हटवा दिया मैंने। ठीक है, तो 2 टाइम 1/2 की पावर 9 है भाई। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो 0 तो हट गया, 0 तो अपना हट गया। ठीक है, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। हाँ जी सर। उसकी बड़ी बड़ी ऐसे पावर करोगे तो वो और छोटा होता चला जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा, ये भी 1 से बहुत ज़्यादा छोटा। तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो 1 और 1 होते तो 2 बनते, 1 से छोटा और 1 से छोटा 2 थोड़ी बनेंगे, ना ही 3 बनेंगे। एक ही ऑप्शन है। एलिमिनेशन आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट। वही ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं,
द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऑफ टू नेटवर्क ऑपरेटर पी एंड क्यू अक्रॉस सिटीज ए बी सी डी ई शोन इन द गिवन पाई चार्ट। ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटर पी है, इनके कितने कस्टमर हैं, ऑपरेटर क्यू के कितने परसेंट कस्टमर हैं, सिटी ए। ऑपरेटर क्यू, ऑपरेटर क्या होता है, जियो एयरटेल, ये नेटवर्क ऑपरेटर होगा शायद, ठीक है। तो सिटी ए में इसके जितने भी बंदे इसके यूजर हैं, सिटी ए में 16% है उसमें से, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ ऑपरेटर पी इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑपरेटर क्यू। तो यहाँ पर पी और क्यू के जो टोटल कस्टमर है वो इक्वल है। तो ये भी टोटल कस्टमर का 25% है, ये भी टोटल कस्टमर का 16% है, और वो जो टोटल वैल्यू है वो इक्वल है। तो इसलिए इन परसेंटेज से आप आपस में भी डील कर पाओगे क्योंकि सेम वैल्यू की परसेंटेज है, ठीक है। जस्ट इसलिए इक्वेशन करवा रहा हूँ। द नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग ऑपरेटर क्यू इन सिटी ए, तो सिटी ए में ऑपरेटर क्यू 16% इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ जो सिटी पी में ए यूज कर रहे हैं, बिकॉज सेम वैल्यू की परसेंटेज है ना, तो मैं इनको ऐसे यूज कर सकता हूँ। कितना कम है, 9 कम है 25 पर, तो गुणा में 100 करोगे, 9 चौके 36%। तो अब रीजनिंग का डिस्कशन करते हैं भाई। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग के सॉल्यूशन। तो पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करने वाला था। जैसे कि आपको 11 का रिलेशन 1210 के साथ गिवन है, जीरो को साइड पे रखो। अगर मैं बात करूं यहां पर जीरो को इग्नोर करें तो 11 का रिलेशन 121 के साथ है। कैसे? 11 का वर्ग लिया गया है, 11 का वर्ग कितना है 121, फिर उसका 10 गुना ले लिया गया। यही रियलाइज हो रहा है अभी तक। सिमिलरली 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 का 10 गुना 360 नहीं अवेलेबल। 8 का वर्ग 64, 640 नहीं अवेलेबल। 7 का वर्ग 49 नहीं दिया हुआ, हम जीरो को कंसीडर ही नहीं कर रहे। 9 का वर्ग नहीं दिया हुआ, फिर क्या चीज है? अब इतना तो समझ में आता है कि 11 का वर्ग ले लिया गया, फिर उसका 10 गुना कर दिया गया। इसका 10 गुना क्यों किया? क्या पता 11 में 1 कम कर दिया गया हो। अब क्रॉस चेक करो। जैसे ये 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो 36 का 5 गुना देखो, आपको 180 नहीं अवेलेबल, ठीक है। सिमिलरली 8 का वर्ग कितना हो गया 64, तो 64 का कितना गुना करना है आपको 7 गुना करना है। ये देखो यूनिट प्लेस क्लैरिटी दे रहा है। एक 7 चौके 28, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 7 6 42 और 2 कितना हो गया 44। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को टफ नजर से देख रहे हो। टफ नजर से देखोगे कैलकुलेशन और आपको वास्ट लगेंगी, फिर आप ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा टाइम लेके सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, ईयर का कोड गिवन है, होटल का कोड गिवन है, लैम्प का बताना था। तो यहां पर वही जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम हो सबसे पहले उसको अप्रोच करो। ईयर का कोड हमारे पास कितना है 8। चलो सबसे पहले हर लेटर की एग्जैक्ट पोजीशन 5 1 18, 18 और 5 23 और 1 कितना हो गया 24। सभी की पोजीशन वैल्यू का सम कितना आ रहा है 24। अब 24 से 8 कैसे बना? देखो ध्यान से, 24 8 का मल्टीपल है, गुणाक है। अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तभी 8 बन पाएगा। 3 से क्यों डिवाइड किया? क्या पता इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं उसी से डिवाइड किया गया हो। क्रॉस चेक करेंगे। 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 कितना हो गया 60। तो अगर 60 आया सभी की पोजीशन वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 5, तो देखो कोड आपको 12 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी तरह 12 और 1 13 दूना 26 और 2 28, 28 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। क्यों? नंबर ऑफ लेटर्स 4 थे, तो आंसर आ जाएगा 7। ओके, ये भी सिंपल था, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाला है, एम्बेडेड फिगर ही चूज करनी थी। नेक्स्ट, ये देखो मेंशन किया गया है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो कहीं ना कहीं ये सेंस दे रहा है आपको किसकी? एनोलॉजी की। तो एनोलॉजी में एक तरह से आपको ये रिलेशन अवेलेबल है 9 इंटू 2 इज टू 9 इंटू 9। अब 9 इंटू 2 क्या है? अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 9 दूनी 18 इज टू 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। अब जैसे यहां पर 9 का 2 गुना है तो आगे चल के 9 का 9 गुना है, तो यहां पर देखिए क्या होगा 9 का 5 गुना। दो तरीके सोच सकते हैं। पहला तरीका देखो, या तो आगे चल के भी 9 का कितने टाइम्स होगा, जैसे ये 2 से कितना बड़ा है 9 7 बड़ा है, इसी तरह 5 से 7 बड़ा कर दो, 5 में 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 ना आया 108 होना चाहिए इधर, मतलब 9 गुना 12। ऑप्शन में कहीं भी 9 गुना 12 अवेलेबल नहीं था। दूसरा हम क्या सोच सकते थे
अगर यहां पर 9 का डबल 18 है, 9 का 9 टाइम्स 81 है, तो ये देखो 18 के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया, 18 को क्या लिख दिया गया 81। इसी तरह अगर 9 को 5 से गुणा करें तो कितना आया 45, तो इधर क्या बनना चाहिए 45 का 54, 54 डिजिट्स का रिवर्स कर दिया ना, तो 54 कैसे आएगा जब मैं 9 को किससे गुणा करूंगा 6 से गुणा करूंगा, तो 9 इंटू 6 ये आपको ऑप्शन में अवेलेबल था। ये चीजें दिमाग में बाद में आती हैं कि रिवर्स करके लिख दिया गया हो, तो पहले ऐसे कनेक्ट करो। अगर ये 9 का 2 गुना है तो ये 9 का 9 गुना क्यों है, क्योंकि 9 जो है वो 2 से 7 ज्यादा है। इसी तरह यहां पर ऐसा नंबर आएगा जो 5 से 7 ज्यादा होगा, तो पहले हमें उसे क्रॉस चेक करना पड़ा, वो नहीं दिखा, फिर हमने डिजिट्स का रेफरेंस ले लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 7, 11, 29, 13, 31, 41 कोई सिमिलैरिटी है? 11 और 7 18, या एक और चीज देखिए, यहां पर तो मल्टीपल बन के भी नहीं बन रहा, बट अगर मैं इनको ध्यान से रिकॉग्नाइज करूं, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स का आपको जो है सेट अवेलेबल है 7, 11, 29। अब ये देखना है कि 7, 11, 29 इनमें कितने का गैप आ रहा है, 7 और 11 में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, कोई भी नहीं। 11 और 29 में बहुत सारे आ जाते हैं, तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि पर्टिकुलर प्राइम नंबर का ही आपको गैप दे दिया गया हो। डायरेक्टली आप ऑप्शंस उठाइए, ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें कॉम्बिनेशन तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हो, यहां पर नहीं है, पहले ऑप्शन में एलिमिनेट करो। 57 कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, एलिमिनेट करो। 17, 43, 63 ये आपका बी ऑप्शन जो है फाइनल आंसर। यहां पर भी देखिए 93 जो है वो एक प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको मदर का कोड अवेलेबल था, तो आंसर का कोड डिटरमिन करना है। तो यहां पर मदर का कोड, ये फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाले हैं सारे, इसलिए मैं आपको साथ के साथ ही बता रहा हूं। जो सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने वाला होगा या स्किप करने वाला होगा क्वेश्चन, मैं वो आपको कन्वे कर दूंगा, जैसे पिछले सेशन में कर रहा था URF। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेटर्स कॉमन है या डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, लेटर्स कुछ सेम है, ये देखो O आपको यहां पर अवेलेबल है, H भी अवेलेबल है, R भी अवेलेबल है। अगर O M के प्लेस पे आया तो M O के प्लेस पे जाना चाहिए, बट उसमें क्या है पोजीशन वैल्यू का डिफरेंस है, कितना 13 में 1 जोड़ दिया 14। H अगर T के प्लेस पे आ रहा है तो T H के प्लेस पे आएगा, बट T से क्या हो गया U, मतलब 20 से क्या बन गया वो 21 बन गया, एक का इंक्रीमेंट लगा। इसी तरह R अगर E के प्लेस पे है तो E F R के प्लेस पे जाएगा, बट E किस में कन्वर्ट हो गया, F में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर भी 5 से क्या बन गया 6। ठीक है, तो इसी तरह आपको आंसर का कोड निकालना था। चलो चेंजेस देखो कैसे करनी है। ए का क्या बन जाएगा बी, क्योंकि एक नंबर बढ़ाना मतलब अगला अक्षर बताना, और ये एन एज इट इज, ऑप्शन मैच करो, एन और बी से आंसर शुरू होना चाहिए, खत्म करो इसे। अगेन डब्ल्यू एज इट इज, एस का अगला अक्षर क्या आ जाएगा टी। ठीक है, तो डब्ल्यू और टी होने चाहिए अगले दो अक्षर, ये आपको अवेलेबल था, तो डी ऑप्शन आंसर। पूरा क्यों निकाले हम सॉल्यूशन, ऑप्शन को कंपेयर किया और आंसर मार्क कर दिया। अगला, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले या ड्यूरिंग सनसेट हो या सनसेट से पहले, ऐसी कोई सेंस अवेलेबल हो, जैसे कि ऐसे यहां पर दिया गया है, तो हमेशा आपको सन जो है वो वेस्ट में ही बनाना है। ठीक है, पश्चिम दिशा में। ओके, तो शैडो कहां फॉल करेगी, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। अब यहां पर ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। उसके बाद कहता टू फ्रेंड्स हैं, सुमित एंड मोहित वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एंड टॉकिंग। सुमित और मोहित जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं इस तरह से। हमें नहीं पता दोनों में से सुमित कौन है, हमें नहीं पता दोनों में से मोहित कौन है। ध्यान से समझ लो, क्योंकि काफियों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि किसके कहां शेडो फॉल हो रही है। तो यहां पर मेंशन्ड है, इफ मोहित शेडो वॉज फॉलिंग ऑन हिज राइट, कहता मोहित की अगर परछाई जो है उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। अब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्टेटमेंट है कि किसके दाईं ओर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोहित की शैडो किसके दाईं ओर, खुद मोहन के दाईं ओर पड़, सॉरी मोहित के दाईं ओर पड़ रही थी या सुमित के दाईं ओर। तो ये हिज किसके लिए लगाया गया है, इंग्लिश का रूल यहां पर आप इंक्लूड कर दोगे। तो पहली बात मेरे अकॉर्डिंगली यहां पर क्लियर होना चाहिए था स्टेटमेंट के अंदर, और एग्जाम में भी आपको ऐसा मिलेगा, मेंशन्ड होगा। अगर मोहित की परछाई मोहित के ही दाईं ओर लिखी होगी तो आपको स्टेटमेंट किस तरह से आएगी कि मोहित शैडो वॉज फॉलिंग ऑन हिज ओन राइट, कि मोहन की परछाई या मोहित की परछाई जो है
खुद मोहित के ही राइट में पड़ रही है, ऑन हिज ओन राइट, खुद उसी के ही राइट में पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है, बट ऐसा तो यहां पर मेंशन नहीं है। या आपको यहां पर यह गिवन होना चाहिए था जो मोहित की परछाई है वो सुमित के दाईं ओर पड़नी चाहिए, या तो ऐसे स्टेटमेंट गिवन हो, बट यहां पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो ये हिज रिप्रेजेंट करेगा ये खुद मोहित के लिए ही करेगा, अगर मैं इंग्लिश का रूल यहां पर इंप्लीमेंट कर दूं, ठीक है। तो अगर परछाई जो है मोहित के दाईं ओर पड़ रही है तो दैट मींस मोहित जो है वो कहां फेस कर रहा होगा, उत्तर दिशा की ओर, तभी उसके दाईं ओर परछाई पड़ेगी। और सुमित जो है वो दक्षिण दिशा की ओर फेस करेगा, तभी उसके बाईं ओर परछाई पड़ेगी, ठीक है। तो हमें किसके बारे में पूछा गया था, सुमित के बारे में, कि सुमित कहां देख रहा है, सुमित जो है वो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ओके। बट आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आया, शैडो के ऊपर कंसेप्ट आया, तो वहां पर आपको चीजें क्लियर करके दी जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ओड वन आउट निकालना था, ये तो बहुत ही सिंपल लेवल का था। इसमें क्या था, ये क्या हो गया भाई, ये तो ओपन ही नहीं किया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, छोड़ो इसको, इधर आइए। विषम को चुने, तो ये सिंपल था, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम बीच में ही दिया हुआ है, ये तो कर लिया होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होने वाला है ये तो। हाँ जी, इसमें देखिए, अब आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली ये वर्ड अरेंज करने थे, जैसे कि आपको स्टेटमेंट दी गई है, मीताज मदर मीट्स मी मेनी टाइम्स, है ना, ये स्टेटमेंट अवेलेबल है। तो आपको इनको बताना था अरेंज करके कि मिडिल में कौन सा आएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो मिडिल में कौन सा आएगा ये कैसे जज करेंगे। अच्छा, फर्स्ट 5 वर्ड्स अपीयरिंग इन द सेंटेंस, मतलब टाइम्स वर्ड की बात ही नहीं की गई, यहां पर मेंशन है पहले 5 शब्दों को अगर डिक्शनरी के हिसाब से लगाएं तो मिडल में कौन आएगा। मिडल में मतलब डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से स्टार्टिंग का थर्ड वर्ड देख लो या एंडिंग से थर्ड वर्ड देख लो, डजंट मैटर, तो सभी में पहला लेटर तो कॉमन ही था, ओके। कंपेयर तो करना आपको आता ही है, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये करवा के बता रहा हूं। तो सबसे पहले कौन आएगा, एम के बाद कौन सा लेटर आता है, ए, तो पहला वर्ड हो गया मैनी, ठीक है। हमने मैनी वर्ड को नहीं देखना, हमें तीसरा वर्ड उठाना है, लिख के टाइम नहीं वेस्ट करना। इसके बाद देखिए दूसरा वर्ड कौन आएगा, ये 5वां शब्द हो गया, क्योंकि सभी को कंपेयर करें, एम के बाद ई आ रहा है सभी में, ओ सबसे बाद में आएगा, तो ये हो गया आपका 5वां शब्द। ये पहला शब्द हो गया इन्हीं 5 को कंपेयर करके, और ये 5वां शब्द हो गया। हमें इन तीनों में से देखना है कि तीसरा शब्द कौन है। अब एम ई देखो सभी में कॉमन है, तो दूसरा शब्द ये होगा, मतलब मैनी के बाद मी बैठा होगा। इन दोनों में से कंपेयर करो कौन पहले आएगा। एम ई डबल टी, यहां पर 5वां अक्षर एस है, 5वां अक्षर ए है, तो तीसरा शब्द होगा मीता, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेपर फोल्डिंग का केस, कटिंग का केस, ये भी हो गया होगा आपसे। चलो सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज हमारे पास अवेलेबल है 2 2 5 13 28। अगली संख्या हमें डिटरमिन करनी है, तो सबसे पहले रेफरेंस किसका ले लें, डिफरेंस के थ्रू। 2 और 2 में डिफरेंस कितना आया, 0, 3 नंबर बढ़ गए, ये 8 नंबर बढ़े, तो यहां से 15 नंबर बढ़ गए। अगर कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं रियलाइज हो रही है, ठीक है, तो आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ले सकते हो। अदरवाइज ध्यान से समझना, ये है 1 का स्क्वायर -1, ये 2 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -1, ठीक है, ये 4 का वर्ग -1 है, और अगला क्या आएगा फिर, डिफरेंस 5 के वर्ग में 1 कम कर दो, 25 में 1 कम करो 24, तो 28 और 24 कितने हो गए, 52। आंसर वुड बी डी ऑप्शन। आप इस डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, ओके। चलो अगले पे आइए, कोडेड रिलेशन। ये में भी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा, क्योंकि इसमें फिगर आउट करना था, ऑप्शन के थ्रू बताइए कि किसमें सी जो है वो एम का बेटा बन रहा है, सी इज द सन ऑफ एम। तो सबसे पहली बात, केस कौन सा है, स्ट्रेट का। तो स्ट्रेट में कैसे पता चलेगा, देखो सभी में ही फर्स्ट पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन हो रहा है, डिफाइन हुआ मतलब उसका जेंडर पता चला। तो अगर हमें सी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी भी स्टेटमेंट में सी एंड में नहीं होना चाहिए, ये देखो सी एंड पोजीशन पे बैठा है, तो यहां पर हमें सी का जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल। दूसरा स्टेप कि सी हमें कौन चाहिए, सन, सन मतलब वो एक मेल पर्सन है, पुरुष व्यक्ति है, तो कौन सा पर्सन उसे या कौन सा साइन उसे मेल बना सकता था, उसे बना सकता है एक प्लस का साइन और एक मल्टीप्लाई। तो प्लस या मल्टीप्लाई का साइन जो है आपको सी के दाहिनी ओर देखना है, क्यों, स्ट्रेट का केस है,
तो सी के दाईं ओर देखो प्लस का साइन था, मेल वाला साइन है, यहां पर भी सी के दाईं ओर मेल वाला साइन है, यहां पर भी, मतलब अभी तक के लिए तीनों ऑप्शन वैलिड है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे अगर सी एम का सन है तो सी और एम के बीच में एक जनरेशन का गैप आएगा। अगर सी एम का बेटा है तो दोनों में एक जनरेशन का गैप होगा। अगर एक जनरेशन का गैप होगा तो सी और एम के बीच में तो जो जनरेशन गैप वाला साइन है दैट इज मल्टीप्लाई, वो भी एक यूज होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सी और एम के बीच में मल्टीप्लाई एक ही यूज हुआ, एक जनरेशन है। सी और एम के बीच में एक जनरेशन का गैप आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन एक ही बार यूज हो रहा है, और यहां पर भी एक ही बार यूज हो रहा है। तो इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बाकी होता आसान है, ये भी आप वर्बली देख सकते हो। जैसे माइनस का मतलब यहां पर क्या है, एम, कि एम इज द सिस्टर ऑफ एन और एन इज द फादर ऑफ सी, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को। तो यहां तो सी एम का क्या है, नेफ्यू या नीस, सी का जेंडर नहीं पता ना, पता चल जाएगा बट नेफ्यू या नीस बनेगा, बट हमें रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, हमें सी एम का बेटा चाहिए। दूसरा यहां पर आइए, इसको इग्नोर करो, सी से सॉल्व करना शुरू करो। प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो सी इज द ब्रदर ऑफ एन। आगे मल्टीप्लीकेशन है तो एन इज द फादर ऑफ एम। क्या सी एम का बेटा बना? ये भी गलत हो गया, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपका डायरेक्शंस के ऊपर होल्ड बना हुआ है कि आपको रिलेशन फिगर आउट करना आता है डायरेक्टली साइन को देखते हुए, तो आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करना भी काफी आसान रहेगा। आपका यहां पर कंसर्न किससे रहता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और उसके मीनिंग से। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से ग्रुप एनोलॉजी का केस है। 6 और 7 से 98 बनाना है, 10 और 18 से 182। अब ये तो समझ में आता है, 10 और 8 कितना हो गया, 18। 18 का 10 गुना प्लस 2। 6 और 7 13, 13 का 10 गुना नहीं कर सकते, या ये हो सकता था 10 और 8 18, 18 का 10 गुना दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 हो गया। 7 और 6 13, फिर इधर दूसरा नंबर क्या है 7, 13 का 7 गुना 91 में 7 जुड़ रहे हैं, इधर 180 में 2 जुड़ रहे हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा, सेम पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा ना। तो 7 छिक 42 दूना 84, 10 आठे 80 का डबल 160। और क्या हो सकता है, अगर हम स्क्वायर यूज कर लें, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, दोनों का सम कितना होगा 85। 85 में कितने जोड़े, 98 बने, 13 जोड़ेंगे। अब देखो ये 13 कंक्लूड हो रहा है, 7 और 6 13। मैंने क्या किया, दोनों के स्क्वायर का सम ले लिया, वर्गों का योग लेके उसी में ही दोनों का योग जोड़ दिया। इस पे क्रॉस चेक करो, 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 164 हो गया। फिर दोनों का सम कितना हुआ 18, 164 और 18, बिल्कुल ठीक है। मतलब यहां पर किया गया, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि तीसरी संख्या किस तरह से डिटरमिन हो रही है, कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग आपस में जोड़ दीजिए, फिर उसी में फर्दर पहली और दूसरी संख्या का योग ऐड ऑन कर दीजिए। आइए फिर ऑप्शन के थ्रू, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, तो वैल्यू 200 से ऊपर जा रही है, एलिमिनेट करो। 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, तो जो वैल्यू है वो यहां पर आपकी 400 से नीचे ही रहेगी, चेक कर लीजिए। ये तो 434 से रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए, 5 और 9 से 125, ये देखें 25 प्लस 81 कितना हो गया, 8 और 2 10, 106 हो गया। अब इसी में ही 14 और जोड़ दो, ये भी रिजल्ट नहीं बन रहा, फिर आंसर यही हो गया। और क्या, 4 और 5 50, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का हो गया 25, तो रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पर 41। 41 में कितना जोड़ेगा 4 और 5 दोनों का योग, 50 आपका फाइनल आंसर डी ऑप्शन में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ओपन डाइस का केस है, पता ही है आपको। 1 और 4 ये वन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 का विपरीत 6 है तो इसको एलिमिनेट करो, एडजेसेंट क्यों बैठे हैं। 1 का 4 है तो इधर एडजेसेंट क्यों बैठे हैं 1 और 4। 2 का 5 है, 2 और 5 एक साथ यहां पर क्यों बैठे हैं, तो यहां से ये वाली डाइस क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट, इसको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था, मैं अभी के लिए करवाऊंगा, बट ये जब भी आपको सिटिंग और पजल से रिलेटेड कोई भी सेट अवेलेबल हो, हमेशा कभी भी इसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करो। अगर आपकी बहुत ही ह्यूज लेवल पे प्रैक्टिस है ना, तो यहां पर अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज राय मैं यही दूंगा आपको, कभी भी इसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, हालांकि इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा अभी।
4 पर्सन है, पी क्यू आर है साउथ में देख रहे हैं, ए बी सी डी क्या है उसी पैरेलल रो के अराउंड बैठे हैं बेंच में, वो सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। पैरेलल रो का केस है, समांतर पंक्तियों का। यहां मेंशन्ड है, कहता एस एंड बी आर सिटिंग फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। एस और बी एक दूसरे के विपरीत है, तो एस जो है वो साउथ फेसिंग रो का पार्ट है, उसके विपरीत में कौन बैठा हुआ है, बी। ठीक है, उसके बाद पता नहीं है उन चारों सीट्स में से ये कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, बस एक दूसरे के विपरीत है। ए सीट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन डी एंड सी। ए जो है वो डी और सी के बीच में बैठा है। अगर ए डी और सी के इन बिटवीन है तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि ये डी ए सी या सी ए डी तो तीनों के तीनों पर्सन एक साथ रहेंगे। मतलब कि यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि बी जो है एक्सट्रीम एंड पे आएगा, या तो ये लेफ्ट हैंड पे होगा, बाएं छोर पे होगा, या तो राइट हैंड पे होगा, क्योंकि या तो वो तीनों पर्सन यहां पर आएंगे डी ए सी या सी ए डी जो भी होगा, या वो तीनों के तीनों पर्सन यहां पर एक साथ आएंगे। ठीक है, P सिट्स अपोजिट टू C। P जो है वो C के विपरीत बैठा हुआ है। उसके बाद Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। हम देखिए ध्यान से, S यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल था, इसके तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन आ रहा है, Q। गॉट इट, मतलब इसके सामने भी कोई ना कोई आके बैठेगा। अभी हम क्लियर करके हटे थे कि B जो है वो किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे आएगा, तो वो लेफ्ट हैंड पे ही होगा, क्योंकि बाकी 3 पर्सन हमें यहां पर अरेंज करवाने पड़ेंगे। ये 3 पोजीशन रहेंगी सी ए और डी के लिए, या डी ए और सी के लिए। सी और डी की पोजीशन फिक्स नहीं है, बट ए की तो पोजीशन फिक्स ही है कि वो यहां पर आएगा। बट इसी के साथ साथ हमें ये इंफॉर्मेशन भी गिवन थी कि पी के विपरीत कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो पी मैं यहां नहीं ले सकता क्योंकि उसके विपरीत सी नहीं आएगा, तो पी यहां लेना होगा। इसके विपरीत में कौन आ गया, सी, तो ये जगह बची डी के लिए, बचा कौन, बाकी पर्सन एक पेंडिंग आर। समझ आ गया? तो यहां पर हमें बताना था आर की पोजीशन को लेके कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला कहता आर सिट्स अपोजिट टू ए, क्या आर ए के विपरीत है? पहला ही कथन सही है, आगे बढ़ो, ए ऑप्शन आंसर, बाकी देखने की आपको नीड नहीं थी। नेक्स्ट, यहां पर क्या करना था, दो साइंस को आपको इंटरचेंज करना था। जो दो इक्वेशन दी गई हैं दोनों में इन साइंस को इंटरचेंज कीजिए, और हमें बताना था यहां पर कौन सी इक्वेशन करेक्ट बनेगी, सही बनेगी। कई बार यहां लिखा जाता है विल नॉट बी करेक्ट, सही नहीं होगी, तो आपको थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये तो कर ही लोगे। प्लस और मल्टीप्लाई को ये आपस में इंटरचेंज करना था। ये देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, 20/30 गुना 15, क्या बन जाएगा, 15 से ये 30 कैंसिल, 2, 20/2 कितना हो जाएगा, 10। तो मतलब इनका सभी का रिजल्ट आ गया 10। 12 और 5 17, 17 में 10 कम करो 7, बिल्कुल ठीक है, पहली इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बन रही थी। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई और प्लस को एक्सचेंज करना था, इसका मतलब कितना हो गया, 3 प्लस ये कितना बन गया, 90 माइनस 8, 93 में 8 कम करो 85, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब कि दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट बन रही थी। मिसिंग नंबर 8 17 से 33 बनेगा, या 8 12 से 10, नहीं यहां पर सीक्वेंस सेम चल रहा है, तो ये रो वाइज क्वेश्चन सोल्व होना था। छोटे नंबर से बड़ी संख्या क्रिएट होगी ना, 12 और 5 से 29, 10 और 13 से बताने क्या होगा, 17 और 8 25, 25 में फर्दर 8 जोड़ दो 33, 12 और 5 17, 17 में फर्दर 12 जोड़ दीजिए 29। मतलब कि यहां पर दोनों संख्याओं का जोड़, या मैं कह सकता हूं जो पहली संख्या का डबल ले लो और दूसरी संख्या जोड़ दीजिए, वो आपकी तीसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। पहली संख्या का डबल 20, 20 में जोड़ दो 13, तो 33 जो है आपका फाइनल आंसर बना। ये इसमें आप रूल फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, कहता एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, आउट ऑफ विच 40 लाइक्स क्रिकेट। इनमें से 40 ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने कैंडिडेट हो गए, 40, ये पूरे का पूरा सर्कल। 25 लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ, और क्रिकेट और फुटबॉल दोनों की दोनों गेम्स पसंद करने वाले कितने पर्सन हैं या कैंडिडेट्स थे, 25। और 20 लाइक्स फुटबॉल ओनली, केवल और केवल फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, 20 कैंडिडेट। अगर केवल फुटबॉल पसंद करने वाले 20 कैंडिडेट हैं और आपसे पूछा जाए फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, तो 20 और 25 कितने हो जाएंगे, 45, क्योंकि ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। या अगर आपसे पूछा जाए इकलौती क्रिकेट खेलने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो ओवरऑल क्रिकेट वाले पोर्शन में से क्रिकेट और फुटबॉल वाले माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे। अब देख लो क्या पूछा गया, सब कुछ ही डिटरमिन कर लिया।
चूज द वेन डायग्राम विच डिस्क्राइब द अबव। कहता है जो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी इसको प्रॉपर डिस्क्राइब कौन सा वेन डायग्राम कर रहा है। तो ये वाला देख लीजिए 15, 25, 20 वाला कहां पर है, बी ऑप्शन में गिवन था बस। तो अपना क्रिएट कर लो रादर के आप ऑप्शन मेंशन करने लगे हो। नेक्स्ट, प्लेट का कोड गिवन है, एनोलॉजी का केस है ना ये, देखिए स्पून का गिवन है, नाइफ का बताना है, FVDPU। चलो करो कंपेयर, पहले तो एग्जैक्ट पोजीशन के साथ, 12, 1, 20, 5, इसके बाद 6, 22, 4, 16, 21। देखो किसके साथ कनेक्शन बन रहा है, 5 का कनेक्शन बन रहा है, देखो 6 के साथ, 5 और 1 6, 20 और 1 2, 22। ये देखो इधर 1 नंबर बढ़ा, ये 2 नंबर बढ़े, ये 3, ये 4, ये 5। रिवर्स सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स का इंक्रीमेंट आ रहा था, ठीक है, रिवर्स सीक्वेंस में। तो हम नाइफ का कोड बता सकते हैं फिर, ई से क्या बन जाएगा, F, 1 का इंक्रीमेंट आया, ऑप्शन एलिमिनेट करो। उसके बाद यहां 2 नंबर बढ़ेंगे, 6 और 2 कितना आ गया, 8, मतलब के H, आंसर आ गया था डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था ये भी, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट होने वाला। सम वॉल्स आर ब्रोकन, सम वॉल्स आर ब्रोकन, ये वॉल्स का पार्ट है। ऑल विंडोज आर ब्रोकन, सारी की सारी विंडोज जो हैं वो ब्रोकन है। और सम वॉल्स आर नॉट पेंटेड, कुछ हिस्सा वॉल्स का ऐसा है जो पेंटेड नहीं है। सम नोट से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, ठीक है। पहला, सम ब्रोकन आर विंडो, क्या कुछ हिस्सा ब्रोकन का विंडो के अंदर है, जी बिल्कुल है। जब सारी विंडोज ही ब्रोकन का पार्ट है तो ब्रोकन का कुछ हिस्सा विंडोज ने कंज्यूम किया हुआ है। सभी विंडोज पेंटेड है, क्या सभी विंडोज पेंटेड के अंदर आ रही हैं, गलत, ओनली वन फॉलोस, बी ऑप्शन। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसको भी सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कि हमने काउंट तो कर लिया, पता नहीं सही है या गलत है, तो कभी भी इसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। वैसे इस तरह की फिगर्स जो हैं आपने सीख रखी होंगी, ये एंटिटी आती है ना एक, ठीक है, ट्रायंगल आ गया, फिर आगे चेन एक्सटेंड होती जाती है, इस तरह से आपको अच्छे से पता होगा, इस तरह से एक चेन एक्सटेंड होती रहती है। तो इस वाली सिचुएशन में अगर हम मैन्युअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल मिलते हैं, फिर 4 के सेट में मिलते हैं, फिर 9 के सेट में मिलते हैं, फिर 16 के सेट में। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, नहीं पता तो इवन कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही आप देख लीजिए, काउंटिंग ऑफ फिगर ही सर्च कर लो, मेरा नाम डाल के काउंटिंग ऑफ फिगर का टॉपिक सर्च कर लो, पूरे 4 सवा 4 घंटे की वीडियो है, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो रखे हैं, जाके वहां पर ये कंसेप्ट देख सकते हो। तो सबसे पहले हम सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल को टारगेट करेंगे। तो सिंगल इंडिविजुअल देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ये हैं यहां पर, 4 यहां पर है, देखो 4 यहां पर है, और यहां पर कितने हैं, 2, 4 × 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो ट्रायंगल की शेप दे रहे थे वो कितने हैं, यहां पर 14। अब इसके बाद 4 का कॉम्बिनेशन उठेगा, देखो 4 के सेट में कौन कौन उठ रहा है, एक ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, 5 और उठ गए, 14 और 5 कितने हो गए, 19। कंपेयर करो, 19 ऑप्शन में आपको अवेलेबल था, ओके। तो जब भी आप कोई भी काउंटिंग में नंबर्स इंक्लूड कर लो, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल या एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, अगर आप एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच जाते हो जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास उन पॉलीगन्स की क्वांटिटी जो है वो काउंट हो चुकी है, तो हमेशा ऑप्शन को कंपेयर कर लो। जैसे मैं 19 तक पहुंच चुका था, 19 मुझे ऑप्शन में गिवन था, बाकी सारे ऑप्शन 19 से नीचे हैं, तो बाकियों को एलिमिनेट कर दिया। अगर मुझे कोई 19 से बड़ा ऑप्शन दिखाई देता तो मैं उसकी तरफ भी जाकर देखता, कहीं कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा, कोई छूट तो नहीं गया। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो हमेशा क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू करो, ऑप्शन का रेफरेंस लो, ठीक है। चलो, ये तो स्टैटिक जी के, चाइना की जो नेशनल गेम है टेबल टेनिस है, भूटान की जो है वो आर्चरी है, सिंपल था ये तो। मिरर इमेज फर्स्ट राउंड में सिंपल, सीरीज का क्वेश्चन ये देख लीजिए। तो सीरीज है आपके पास CBBC ZEWHS ? तो यहां पर देखिए सीरीज जो है CBBC कम होके बढ़ रही है, नंबर ऑफ लेटर्स भी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या है, ऑल्टरनेट सीरीज का कंसेप्ट ये अप्लाई करना है। जैसे ये देखो, C से B 1 नंबर कम हो गया, B से Z 2 नंबर कम हो गए, 26 से 23 3 नंबर कम हो गए, फिर ये 4 नंबर कम हो गए, 19 से 14 5 नंबर कम हो गए। सिमिलरली B से C 1 नंबर बढ़ गया,
सी से ई 2 नंबर बढ़े, ये 3 नंबर बढ़े, आगे 4 नंबर बढ़ेंगे। 8 और 4 कितना हो गया? 12। 12 का मतलब एल जो है आपका फाइनल आंसर। आपको पोजीशन वैल्यू लिख के अपने टाइम नहीं वेस्ट करना। सिंगल इंडिविजुअल लेटर अवेलेबल है, लिखा लेटर है, मन में आपको ध्यान में रखना है नंबर। तो इतने टिप्स पे कर लो पोजीशन वैल्यूज के, आपका टाइम सेव हो जितना हो सके। नेक्स्ट, ये भी हो गया होगा, सीरीज का पार्ट है, सिंपल लेवल का था। जो बाहर की तरफ आपको ये ट्रायंगुलर शेप में शेडेड ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इसकी रोटेशन मैच कर लो। ये देखो 45 डिग्री के एंगल पे आया है, यहां पर देखो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, इसके बाद कहां पर आएगा? ये साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा, तो आपका ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट। इसी तरह इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए, जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, सबसे पहले वो वेस्ट फेस कर रहा था, अब नॉर्थ आ गया, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे रोटेशन में आ रहा है। फिर नॉर्थ था, उसके बाद ईस्ट में फेस कर रहा है, ये चेक करो, फिर साउथ फेस कर रहा है, इसके बाद कहां आ जाएगा? ये फिर से वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में पॉइंट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ये 25th क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन पूरे सेट में ऐसे थे जो सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करने वाले थे। एक स्टैटिक जीके का पार्ट था, बट वो सिंपल लेवल का था, डूएबल क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके 25 में से 24 तो देखो होने ही चाहिए थे, अगर मैं एक क्वेश्चन को ऐसा मान लूं कि जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया होगा, बट 24 एक्यूरेट होने चाहिए थे। बहुत ही मॉडरेट लेवल पे भी नहीं था। एक दो क्वेश्चन को अगर कंसीडर कर लें तो ये नहीं कहा जाएगा कि पूरा रीजनिंग का सेट ही मॉडरेट था। कोई टाइप ऐसे आ गई, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो उसको हम टाइप वाइज कंसीडर कर लेंगे वो इजी है या मॉडरेट है। ओवरऑल सेट की बात करूं मैं तो वो इजी लेवल में ही था, सारे डूएबल क्वेश्चन थे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने वाले। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा 25 में से 25 सारे के सारे क्वेश्चन किस कैंडिडेट के सही थे। मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपका। तो ऐसे ही जो भी आपका नेक्स्ट लाइव मॉक आएगा उसके भी आपको वीडियो सॉल्यूशन इस तरह से प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी ही मिलता हूं अगले सेशन के साथ। टेक केयर।